मून नाइट का एपिसोड 6 यानी कि फिनाले एपिसोड क्या धमाकेदार एंडिंग लेके आया इस दिमाग हिला देने वाली सीरीज को, जहां लास्ट एपिसोड में मार्क के दिमाग में चल रही कॉन्फ्लिक्ट्स को फाइनली वो इस एपिसोड में रिजॉल्व कर पाया, जिसके बाद मार्क और स्टीवन हैरो और एमिट को स्टॉप करने की कोशिश में दिखे। वहीं लाइला ने भी हेल्प करने की ठानी एक सरप्राइजिंग इवेंट्स में किसी और गॉडेस का अवतार बनके। और सीजन फिनाले जितना खतरनाक था उतना ही सरप्राइजिंग इस सीरीज का फर्स्ट पोस्ट क्रेडिट सीन भी था। हाय सुपर फैंस, आई एम स्वप्निल और ये है मून नाइट फिनाले एपिसोड 6 गॉड्स एंड मॉन्स्टर का ब्रेकडाउन। तो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम ढूंढते हैं सभी ईस्टर एग्स और हिडन डिटेल्स। लेट्स बिगिन द वीडियो। तो एपिसोड शुरू होता है मार्क की बॉडी के साथ, जिसे एपिसोड 4 में हैरो ने शूट किया था। यानी कि एपिसोड 4 के बाद अब सीधे चीजें यहाँ फिर से कनेक्ट होती है इस एपिसोड में। इसका मतलब है कि एपिसोड 4 और 5 में जो भी इवेंट्स असाइलम में हुए वो सारे मार्क के दिमाग में ही चल रहे थे। बट इसका ये मतलब नहीं है कि वो सब कुछ एक इमेजिनेशन थी। वो सब कुछ हो जरूर रहा था लेकिन एक अलग डायमेंशन में। यानी कि वो सारी चीजें हो रही थी मार्क के सोल के साथ, जबकि उसकी फिजिकल बॉडी यहीं अर्थ पे है। अब हैरो के आदमी मार्क की बॉडी को पानी से निकाल के गॉड एमिट के स्टैचू को उसकी जैकेट से निकालते हैं। यहीं पर आर्थर हैरो मार्क को शूट करने के लिए अपोलोजाइज करते हुए मार्क स्पेक्टर, स्टीवन ग्रांट और उसकी बॉडी में मौजूद और किसी हिडन पर्सनैलिटी को भी सॉरी कहता है, जो कि ऑफ कोर्स आर्थर हैरो तो मजाक में कहता है, लेकिन ये फोरशैडो करता है एपिसोड में आगे चल के मार्क की थर्ड पर्सनैलिटी के एग्जिस्टेंस को। और क्योंकि अब आर्थर को गोल्डन स्कैरब की जरूरत नहीं है, इसलिए वो स्कैरब को मार्क की बॉडी पे रख देता है और गॉड एमिट की उशाप्ति मिलने से आर्थर हैरो की पावर्स और स्ट्रॉन्ग भी हो जाती है, जो उसकी छड़ी के ट्रांसफॉर्म होने से दिख के भी आता है। और वो और उसके फॉलोवर्स निकल जाते हैं गॉड एमिट को जिंदा करने। अब छुपी हुई लाइला बाहर निकलती है और मार्क की बॉडी को देख के पहले तो रोने लगती है, लेकिन फिर वो रियलाइज करती है कि हैरो और एमिट को रोकने के लिए उसे ही कुछ करना पड़ेगा। और क्योंकि गोल्डन स्कैरब अब फिर से गॉड एमिट के स्टैचू की तरफ इशारा कर रहा होता है, वो उसे लेके उनके पीछे चली जाती है। अब रोड पे हैरो के कॉन्वॉय को इजिप्शियन आर्मी चेकिंग के लिए रोकती है, लेकिन गाड़ी से बाहर आकर हैरो अपनी अपग्रेडेड छड़ी को यूज करता है सभी सोल्जर्स के सोल्स को खींच लेने के लिए। यानी कि जहां वो पहले एक टाइम पे एक पर्सन के ही सोल को जज कर सकता था, वहीं अब उसकी पावर्स इतनी स्ट्रांग हो गई है कि वो छड़ी की मदद से एट अ टाइम बहुत सारे सोल जज कर सकता है। हैरो के इन्हीं बाकी आदमियों के बीच लाइला भी घुस चुकी होती है और मौका देख के वो हैरो को मारने के लिए आगे बढ़ती है, लेकिन उसे रोकती है गॉडेस टेवरेट, जो कि डेड सोल्जर्स की बॉडीज के थ्रू उससे बात करती है। टेवरेट लाइला को वार्न करती है कि हैरो उसके मुकाबले बहुत पावरफुल है और उसे रोकने का एक ही तरीका है खोंशू की उशाप्ति को तोड़ के उसे फ्री करना, जो कि गॉड्स के उसी चेंबर में है जहां हैरो जा रहा है। टेवरेट लाइला को अपना अवतार बनने के लिए ऑफर भी करती है, लेकिन लाइला उसे मना कर देती है ये सोच के कि वो हैरो को खुद ही रोक सकती है। अब हैरो पहुंच जाता है उस ग्रेट पिरामिड में जहां चेंबर ऑफ गॉड्स है। यहीं पर अब जाके बाकी गॉड्स के अवतार रियलाइज करते हैं कि हैरो सच में एमिट को रिलीज करने वाला है। और उनके कुछ करने से पहले हैरो अपनी बढ़ चुकी पावर्स को यूज करके सभी गॉड्स के अवतार्स को मार देता है और फिर गॉड एमिट की उशाप्ति यानी कि स्टैचू को तोड़ के वो फ्री कर देता है एमिट को। और फाइनली फिनाले में हमें देखने मिलती है गॉडेस एमिट अपने ट्रू फॉर्म में। अब इजिप्शियन माइथोलॉजी में गॉडेस एमिट को 3 सबसे खूंखार एनिमल्स का कॉम्बिनेशन माना जाता था, जिसमें उसकी फ्रंट हाफ बॉडी लायन की, रेयर हाफ बॉडी हिप्पोपोटामस की और हेड क्रोकोडाइल का था। यहाँ पर गॉडेस एमिट को एक क्रोकोडाइल हेड के साथ रेप्टाइल बॉडी में दिखाया गया है। अब एमिट हैरो को बताती है कि उसके खुद के स्केल्स भी प्रॉपरली बैलेंस नहीं है, जो कि उसके रिएक्शन से पता चलता है कि हैरो को भी शायद इसका अंदाजा पहले से ही था। अब जब हैरो अपनी कुर्बानी देने के लिए रेडी होता है तो गॉडेस एमिट उसे मना करती है ये कहके कि उसकी डेथ अभी डिलेड है, यानी कि फिलहाल उसे एमिट के अवतार के रूप में सर्व करना है। अब दूसरी तरफ लाइला पहुंच जाती है खोंशू के स्टैचू के पास और उसे तोड़ के वो खोंशू को फ्री कर देती है। और एमिट को रोकने के लिए खोंशू लाइला को अपना अवतार बनने के लिए पूछता है। लाइला के मना करने पे खोंशू उसे समझाता है कि गॉडेस एमिट को रोकने के लिए उसे एक अवतार की जरूरत है, लेकिन लाइला जो मार्क के खोंशू के अवतार बनने के बाद से उसकी लाइफ में चल रही प्रॉब्लम्स को देख रही है, वो खोंशू को सीधे सीधे मना कर देती है। यहाँ फील्ड ऑफ रीड्स में हम मार्क को देखते हैं, जिसे टेवरेट बताती है कि उसका हार्ट फुल होने की वजह से उसके स्केल्स बैलेंस हो गए थे और फाइनली अब उसे वो पीस मिल चुका है जिसकी उसे हमेशा से तलाश थी। लेकिन मार्क पिछले एपिसोड में स्टीवन को खो देने को लेकर दुखी होता है और फील्ड ऑफ रीड्स छोड़ के जाने लगता है, जिसपे टेवरेट उसे वार्न करती है कि अगर उसने ऐसा किया तो वो दोबारा फील्ड ऑफ रीड्स में वापस नहीं आ पाएगा। अब जैसे मैंने लास्ट एपिसोड के ब्रेकडाउन में बताया था, फील्ड ऑफ रीड्स इजिप्शियन माइथोलॉजी में हेवेंस की तरह है, जहाँ वही सोल जाते
होते हैं जिन्होंने अपनी लाइफ में अच्छे काम किए हैं, लेकिन मार्क इस पीसफुल लाइफ को छोड़ के वापस आ जाता है रेल्म ऑफ डुआर्ट में, जहां हमें देखने मिलती है स्टीवन की फ्रीज हो चुकी बॉडी, और यहीं हमें उनके बैकग्राउंड में देखने मिलते हैं गेट्स ऑफ ओसिरिस, जो कि इजिप्शियन गॉड ऑफ डेथ और रेजरेक्शन ओसिरिस के ऊपर नेम्ड है। अब मार्क फ्रीज हो चुके स्टीवन को देख के इमोशनल होते हुए अपने मन की बात उसे बताता है, जिसमें वो स्टीवन को बचा ना पाने के लिए उसे सॉरी कहता है और उसे ये भी बताता है कि वही मार्क की इकलौती सुपर पावर था। यही कहते हुए मार्क अपना हार्ट स्टीवन के हाथ में रखता है और खुद भी फ्रीज हो जाता है। तभी उन दोनों के पीछे गेट्स ऑफ ओसिरिस ओपन होते हैं, जिससे लाइट पड़ने लगती है और दोनों फ्रीज हुए सोल्स फिर से जिंदा हो जाते हैं। अब डेथ को रिवर्स करके ओसिरिस स्टीवन और मार्क को फिर से जिंदा क्यों करता है वो क्लियरली बताया नहीं गया है, लेकिन ये काफी अंडरस्टैंडेबल है क्योंकि फिजिकल वर्ल्ड में ओसिरिस रियलाइज करता है कि उसके अवतार पे हैरो और एमिट ने अटैक किया है, जो रीजन है उसका खोंचू की हेल्प के लिए मार्क और स्टीवन को रिलीज करने का। अब स्टीवन और मार्क गॉडेस टेवरेट की मदद से उन गेट्स से चल के अपनी फिजिकल बॉडी में वापस आ जाते हैं। मार्क स्पेक्टर पूरी तरह हील होके मून नाइट बन जाता है, जहां हमें वो फर्स्ट टाइम प्रॉपरली आर्मर्ड होते हुए दिखता है। यहाँ फिजिकल वर्ल्ड में लाइला के मना करने पे खोंचू खुद गॉड एमिट से फाइट करने आता है, जहां वो बहुत बुरी तरह से पिट रहा होता है, बट वो जैसे ही रियलाइज करता है कि मार्क स्पेक्टर जिंदा हो गया है, वो उसके पास चला जाता है। खोंचू मार्क को देख के खुश होता है और उसे अब तक जो भी हुआ है वो बताने लगता है, बट सडनली मून नाइट चेंज हो जाता है मिस्टर नाइट की कॉस्ट्यूम में और स्टीवन खोंचू से बात करने लगता है। खोंचू स्टीवन को देख के इरिटेट होता है, बट वो उसे याद दिलाता है कि उन्होंने ही उसे अभी बचाया है, और जब खोंचू इस सारी लड़ाई के खत्म होने के बाद उन्हें फ्री करने के लिए अग्री करता है, तभी स्टीवन उसकी मदद के लिए रेडी होता है और खोंचू अपनी मैजिकल पावर्स यूज करके मून नाइट को फ्लाइट देता है, जिससे वो जल्दी हैरो तक पहुंच सके। अब मार्वल कॉमिक्स में मून नाइट के पास फ्लाइट एबिलिटीज नहीं थी, और यहाँ भी शायद ये एबिलिटी सिर्फ खोंचू के थ्रू ही दिखाई जाएगी। चेंबर ऑफ गॉड्स में लाइला को ओसिरिस का अवतार मिलता है जो अभी भी जिंदा है। वो लाइला को बताता है कि गॉडेस एमिट को रोकने के लिए उसे किसी ह्यूमन बॉडी में कैप्चर करना पड़ेगा, और लाइला प्लान करती है गॉडेस टेवरेट का टेम्पररी अवतार बनने को। यही गॉडेस टेवरेट लाइला को बताती है उसके फादर के बारे में, जो कि वर्दी होने की वजह से फील्ड ऑफ रीड्स में जा पाया, और जब उस चेंबर की वॉल्स गिरने लगती है उनमें से निकलती है लाइला टेवरेट के अवतार बनके। लाइला की सुपर हीरो कॉस्ट्यूम गॉडेस टेवरेट के आर्मर से मैच करती है, जिसे कंप्लीट करते हैं उसके स्कैरब विंग्स, जो कि एक इनडायरेक्ट कंफर्मेशन है कि लाइला ही स्कारलेट स्कैरब है। और आगे चल के हमें लाइला की सुपर पावर्स पता भी चलती है, जिनमें ये गोल्डन विंग्स उसे अटैक ब्लॉक करने और फ्लाइट की पावर्स देते हैं। अब जैसे कि लाइला ने कहा था कि टेवरेट का अवतार वो सिर्फ टेम्पररी ही यूज कर रही है, तो उसे मार्वल के फ्यूचर प्रोजेक्ट्स में स्कारलेट स्कैरब के रूप में यूज किया जाएगा या नहीं वो फिलहाल कंफर्म नहीं कह सकते। यहाँ दूसरी तरफ आर्थर एक पिरामिड के टॉप पे खड़े होके अपने छड़ी के मैजिक को यूज करके एमिट के फॉलोअर्स को ऑर्डर देता है सभी को जज करने के लिए। एमिट के फॉलोअर्स सभी लोगों को जज करने लगते हैं, और जिनके तराजू बैलेंस नहीं होते उनके सोल्स निकल के गॉडेस एमिट के पास आने लगते हैं, जिससे कि वो और स्ट्रॉन्ग और ह्यूज होने लगती है। यहीं पर मून नाइट पहुंचता है आर्थर हैरो से फाइट करने, और खोंचू एमिट से फाइट करता है। अब मार्क और स्टीवन हैरो को पिरामिड से गिरा के शहर के बीचों बीच ले जाते हैं, जहां वो दोनों साथ में लड़ना सीखते हैं और अपनी स्ट्रेंथ के हिसाब से हैरो के साथ फाइट करते हैं। इसी फाइट में स्टीवन मिस्टर नाइट के ट्रंचियंस फिर से यूज करता है, जिन्हें हमने एपिसोड 2 में देखा था। और जब हैरो मून नाइट पे भारी पड़ रहा होता है तो लाइला भी फाइट ज्वाइन करती है एज स्कारलेट स्कैरब। इसी फाइट में एक छोटी बच्ची गाड़ी के नीचे आने वाली होती है, जिसे लाइला बचाती है। छोटी बच्ची हो क्या? जिसके बाद वो लाइला को इजिप्शियन सुपर हीरो बुलाती है, जो अगेन हमें होप देता है कि स्कारलेट स्कैरब के सुपर हीरो को हम फिर से जरूर देखेंगे। अब एक तरफ चल रही गॉड्स की फाइट में खोंचू को गॉडेस एमिट ने पिन डाउन कर दिया होता है, वहीं दूसरी तरफ हैरो भी मून नाइट को ओवर पावर कर चुका होता है, और लाइला फंसी होती है गन फायर के बीच में। और जब ऐसा लगता है कि यही मून नाइट का एंड है, एक सरप्राइजिंग इवेंट में सडनली मार्क ब्लैकआउट हो जाता है, और जब उसे होश आता है तो उसके आसपास हैरो के सभी फॉलोवर्स की लाशें बिछी होती है, और हैरो खुद मरने की कगार पे होता है। मार्क स्टीवन से पूछता है कि क्या ये सब कुछ उसने किया है, जिसपे स्टीवन उसे मना कर देता है, और लाइला के मार्क को क्वेश्चन करने पे वो उसे बताता है कि वो ब्लैकआउट हो गया था और उसे नहीं पता कि ये सब किसने किया है, जो कि ऑफ कोर्स कंफर्म करता है मार्क स्पेक्टर की थर्ड पर्सनैलिटी की तरफ, जिसे हम पोस्ट क्रेडिट सीन में देखेंगे।
अब लाइला और मार्क हैरो की बॉडी को पिरामिड में वापस ले जाते हैं, जहां वो एक इजिप्शियन रिचुअल के थ्रू गॉडेस एमिट को हैरो की बॉडी में ट्रैप कर देते हैं। अब जब खोंशू मार्क को हैरो को खत्म करने के लिए कहता है तो मार्क उसे मना कर देता है। मार्क खोंशू से कहता है कि उसे ये काम खुद करना चाहिए और अब क्योंकि उसका काम हो चुका है, मार्क और स्टीवन को उसके अवतार के रूप में रिलीज कर दे। और ऐसा होते ही हम फिर आते हैं पुतनाम मेडिकल फैसिलिटी में, जहाँ स्टीवन बात करते हुए दिखता है डॉक्टर हैरो से। डॉक्टर हैरो स्टीवन को बताता है कि जिन इजिप्शियन गॉड्स की वो बात कर रहा है वो सच नहीं है, लेकिन इंस्टेंटली मार्क बात करने लगता है डॉक्टर हैरो से और उससे कहता है कि वो दोनों इस बात से डिसएग्री करते हैं। जब डॉक्टर हैरो अपनी सीट पे वापस बैठने जाता है तो मार्क और स्टीवन उसके खून से भरे फुटस्टेप्स नोटिस करते हैं, जिससे मार्क और स्टीवन रियलाइज करते हैं कि जो चीज डॉक्टर हैरो उन्हें बता रहा है वो शायद 100% सच नहीं है। और वो दोनों वहाँ रुकने की जगह दुनिया को बचाना प्रेफर करते हैं, जिसके बाद वो वहाँ से निकल जाते हैं और मार्क सडनली उठता है स्टीवन के अपार्टमेंट में, जहाँ ये वही कपड़े हैं जो स्टीवन ने फर्स्ट एपिसोड में पहने थे जब बैकग्राउंड में यही सेम बैकग्राउंड म्यूजिक बज रहा था। वो फिश टैंक को देखते हैं और रियलाइज करते हैं कि उसमें अब 2 फिशेज हैं, जो मेटाफोरिकली रिप्रेजेंट करता है मार्क और स्टीवन के एक्सेप्टेंस को, जहाँ वो अब एक साथ एक ही बॉडी को खुशी खुशी शेयर कर रहे हैं। जब मार्क बेड से उठ के चलने जाता है तो अपना पैर बंधे होने की वजह से वो गिर जाता है, जहां एपिसोड खत्म होता है। और अब क्योंकि हम लोग जानते हैं कि मार्क और स्टीवन आपस में इतने कंफर्टेबल हो चुके हैं तो अपना पैर बांधे रखने की जरूरत क्या है, इस बारे में थोड़ी देर में बात करूंगा। पहले बात करते हैं पोस्ट क्रेडिट सीन की। पोस्ट क्रेडिट सीन में आर्थर हैरो हमें दिखता है एक मेंटल हॉस्पिटल में, जिसे लेने आता है एक ड्राइवर जिसने ग्लव्स पहने हुए हैं। यहीं पर वॉल पे एक और पोस्टर है जिसपे एक QR कोड है। इस QR कोड को स्कैन करने पे जो मून नाइट की कॉमिक्स मिलती है वो है 2019 की मून नाइट इशू नंबर 1 एक्ट्स ऑफ इवल, जिसमें मून नाइट का सामना होता है कैंग द कंकरर से। और हो सकता है कि यही एक हिंट हो मून नाइट के MCU फ्यूचर की तरफ। अब जब आर्थर को बाहर ले जाया जा रहा होता है तो वो हॉस्पिटल में जगह जगह पर डेड बॉडीज देखता है, जिन्हें शायद इसी ने मारा है जो उसे बाहर लेके जा रहा है। बाहर आने पे हमें हॉस्पिटल का नाम दिखता है जो है शिनकिविच साइकियाट्रिक हॉस्पिटल। ये वही सेम मेंटल हॉस्पिटल है जिसे स्टीवन को HR रेकमेंड करती है एपिसोड 2 में। अब वो आर्थर को व्हीलचेयर से एक लिमोजिन में धकेलता है, जहां आर्थर अपने सामने बैठा पाता है एक सूटेड बूटेड खोंशू को। यहीं पर खोंशू रिवील करता है कि जब वो मार्क को धमकी दे रहा था किसी और को अपना अवतार बनाने की, तो वो लाइला की बात नहीं कर रहा था। और हमें दिखाया जाता है खोंशू का न्यू अवतार, जो कि है मार्क की थर्ड पर्सनैलिटी जेक लॉकली। और ड्राइविंग सीट से जेक लॉकली पीछे मुड़ता है और एक साइलेंसर वाली गन से आर्थर हैरो को शूट करके मार देता है। और वो लिमोजिन ड्राइव करके वहां से निकल जाता है, जिसकी नंबर प्लेट पे हमें लिखा दिखता है स्पेक्टर, जो कि रिप्रेजेंट करता है मार्क स्पेक्टर को, जहां पर पोस्ट क्रेडिट सीन भी खत्म होता है। अब कॉमिक्स की वजह से हमें ये बात पहले से पता थी कि मार्क स्पेक्टर और स्टीवन ग्रांट के अलावा थर्ड पर्सनैलिटी जेक लॉकली भी कहीं ना कहीं उसी के अंदर मौजूद है। और इस सीरीज में बहुत सारे पॉइंट पे कई ऐसे सीन्स थे जो मार्क और स्टीवन के अलावा एक और थर्ड पर्सनैलिटी की तरफ हिंट दे रहे थे। स्पेशली वो सीन जहां ब्लैकआउट होने के बाद स्टीवन और मार्क दोनों को ही नहीं पता होता था कि वायलेंटली अटैक कौन कर रहा है। और फाइनली हमें रिवील किया गया है कि वो वायलेंट पर्सनैलिटी जो खोंशू के लिए काम करने को रेडी हुई है वो कोई और नहीं, जेक लॉकली है। मार्वल कॉमिक्स में भी जेक लॉकली एक कैब ड्राइवर था जो कि इंफॉर्मेशन कलेक्ट करता था क्रिमिनल्स के खिलाफ। यहाँ पर भी जेक लॉकली की कॉस्ट्यूम और स्पेशली उसकी कैब बिल्कुल सिमिलर है कॉमिक्स वाले वर्जन की ही तरह। और क्योंकि अब जेक लॉकली खोंशू के अवतार के रूप में काम कर रहा है और एपिसोड खत्म होने से जस्ट पहले हम मार्क और स्टीवन को उसके अपार्टमेंट में बंद देखते हैं, जो कि ये क्लियर करता है कि मार्क और स्टीवन अभी भी अपनी थर्ड पर्सनैलिटी से अवेयर नहीं है। और क्योंकि जेक लॉकली खोंशू के लिए अवतार के रूप में मून नाइट है, इसका मतलब है कि मार्क और स्टीवन भी मून नाइट है। और हालांकि मार्वल की तरफ से मून नाइट के सीजन 2 की तरफ कोई हिंट नहीं दी गई है, लेकिन जिस तरह से क्लाइमैक्स फाइट को एंड किया गया और उसके बाद का पोस्ट क्रेडिट सीन थर्ड पर्सनैलिटी को एक्सपोज कर गया है, तो मोस्ट प्रोबेबली फ्यूचर में हम मून नाइट को दोबारा जरूर देखेंगे। मून नाइट का फिनाले एपिसोड उम्मीद से ज्यादा ही लेके आया और एज एक्सपेक्टेड बहुत सारा एक्शन और सस्पेंसफुल रिविलेशंस भी हुए। बट सबसे इम्पोर्टेंट जिस चीज का डर मुझे था कि कहीं लास्ट 2 एपिसोड्स में दिखा असाइलम एक्चुअल में रियलिटी ही ना हो, वो नहीं हुआ। बट वो भी इस एपिसोड में क्लियर हो गया एज मार्क के दिमाग में चल रहे इंटरनल कन्फ्लिक्ट्स के रूप में। इस एपिसोड में जहां लार्ज स्केल में इजिप्शियन गॉड्स की फाइट को दिखाना वैसे ही ऑसम मूवमेंट था, तो लाइला के रूप में एक एडिशनल इजिप्शियन सुपर हीरो को दिखा के MCU के फ्यूचर सुपर हीरोज की क्वांटिटी भी बढ़ा दी है। और जहां ऐसे लगा कि एपिसोड एंडिंग ऑलमोस्ट इनकम्प्लीट रह गई, वहीं इस पॉसिबिलिटी की खुशी भी है कि मून नाइट का सीजन 2 99% पक्का आ सकता है इसी इनकम्प्लीट स्टोरी को कंप्लीट करने के लिए।
आई होप कि आपको इस एपिसोड का ब्रेकडाउन वीडियो पसंद आया होगा। अगर हाँ तो प्लीज लाइक कर देना क्योंकि वो एकदम फ्री है। अब डिज्नी प्लस की नेक्स्ट सीरीज 8 जून को मिस मार्वल के रूप में शुरू होने वाली है, लेकिन उससे पहले इस हफ्ते रिलीज हो रही है डॉक्टर स्ट्रेंज इन द मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस, तो होपफुली नेक्स्ट वीडियो उसी से रिलेटेड होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।